फाइव फिंगर क्लासेस की 11वीं श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विल्हेम मैक्समिलियन वुंट को दिया जाता है। इसके अलावा उनके शिष्य ईबी टीचनर, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और जेम्स एंजिल भी इसमें सहयोगी रहे हैं। यहाँ पर विल्हेम वुंट का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जो कि जर्मनी के शहर लिप्जिंग में स्थित है। इसके अलावा विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि व्यवहार किसे कहते हैं। तो व्यवहार को जानने के लिए यहाँ पर जेम्स ड्रेवर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य एवं पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार कहलाती है। इसी के साथ साथ वुडवर्थ ने भी इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जीवन का प्रत्येक परिस्फुटन एक क्रिया है और इन क्रियाओं का सामूहिक नाम व्यवहार है। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित करने से पूर्व आपको यहाँ पे इनके उद्देश्य बताता चलूं, जिससे ये प्रश्न आपके सामने स्पष्ट हो जाए। तो शिक्षा का उद्देश्य है मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और मनोविज्ञान का उद्देश्य है स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हम इन दोनों को एक कथन के रूप में दें तो ये कहलाएगा कि शिक्षा में परिमार्जन लाने बालक के व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। तो यह परिभाषा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पेवलोव किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, पेवलोव रूस के निवासी थे, जो कि एक चिकित्सा शास्त्री थे और उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था और उनके सिद्धांत का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, और फाइव फिंगर क्लासेस में यही एक विशेषता लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है कि आपको प्रश्न के साथ साथ कई फैक्ट भी दिए जाएं। अगला प्रश्न देखिए कि कोहलर का संबंध अधिगम के किस सिद्धांत से है। तो कोहलर का संबंध अधिगम के सूझ सिद्धांत से है, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। कोहलर ये भी जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया, जिसका नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार बताइए। तो अभिकर्मित अनुदेशन के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जिसका प्रतिपादन बी.एफ. स्किनर के द्वारा 1950 में किया गया। दूसरा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जिसको नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1954 में। और तीसरा आता है मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, जिसका प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा 1962 में किया गया। अगले प्रश्न को देखें, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के द्वितीयक नियम कितने बताए हैं। तो इससे पहले वाली श्रृंखला में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि थॉर्नडाइक ने कितने प्राथमिक नियम बताए। तो यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं, उनकी संख्या 3 थी। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सीखने के द्वितीयक नियम बताइए। तो सीखने के द्वितीयक नियम थॉर्नडाइक के द्वारा 5 बताए गए हैं, जिनमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, चौथा है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, और पांचवा है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा है लॉ ऑफ मेंटल सेट, तीसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, चौथा है लॉ ऑफ एसिमिलेशन और पांचवा है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग।
अगले प्रश्न की तक को बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है संपूर्णता या पूर्णता या समग्रता, जिसको इंग्लिश में होलनेस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सुपर ईगो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सुपर ईगो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको मोरलिटी प्रिंसिपल पर आधारित बताया गया है। इसका संबंध सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से है, जहां पर सुपर ईगो को मोरल कमांडर भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 10 प्रश्न आए, जो कि कोशिश की कि जल्दी से जल्दी मात्र 5 मिनट में आपको 10 प्रश्न तैयार करा दिए जाएं। और इस 11वीं सीरीज में आपके सामने जो प्रश्न आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और क्लास 5 फिंगर क्लासेस में इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे देते रहेंगे, जिससे आपकी यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा की तैयारी होती रहे, और साथ साथ जो अभी डीएलएड और बीएड की परीक्षाएं भी आने वाली हैं उनकी भी आपकी तैयारी होती रहे। तो आप सभी से दोबारा इस बात को कहा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।